नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में और महाराणा कुंभा के बारे में जो प्रारंभिक संघर्ष था उसके बारे में बात कर ली थी। अपन बात करते मेवाड़ और मालवा संघर्ष के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बता तो दिया था लिखवाना ही है, तो मेवाड़ और मालवा संघर्ष के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ मालवा संघर्ष, मेवाड़ मालवा संघर्ष के कारण क्या कारण थे? देखो, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट थे। दोनों राज्यों की सीमा आपस में मिलती थी। दोनों ही शासक साम्राज्यवादी विस्तार नीति के थे। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण बात करें कि जब मालवा के शासक थे होशंग शाह, कौन थे? होशंग शाह थे। होशंग शाह का पुत्र था, क्या नाम था? उमर खां। और जब की मंत्री थे होशंग शाह के, कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट क्या करता है? होशंग शाह के पुत्र उमर खां को पद से हटा करके खुद शासक बन जाते हैं, और उमर खां क्या हो जाते हैं? किसकी शरण में आ जाते हैं? तो उमर खां किसकी शरण में आते हैं? राणा कुंभा की शरण में आ जाते हैं। तो देख लो, तीसरा कारण मालवा शासक थे होशंग शाह के पुत्र उमर खां को गद्दी से हटाकर महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा के शासक बनते हैं। मालवा के शासक बनते हैं। मालवा के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। महमूद खिलजी क्या करते हैं? मालवा के शासक बनते हैं। ठीक है। तथा उमर का कुंभा की शरण में चले जाते हैं। कुंभा की शरण में चले जाते हैं। वह कुंभा उमर खां को महमूद खिलजी फर्स्ट को नहीं लौटाता है। अब बात करें तात्कालिक कारण। युद्ध का, संघर्ष का तात्कालिक कारण क्या था? उस समय का तत्कालीन कारण क्या था? कि चाचा का पुत्र एक्का महपा पंवार को महमूद खिलजी फर्स्ट द्वारा शरण देना।
महमूद खिलजी पश्त द्वारा शरण देना। एक कारण और था कि जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, सारंगपुर का युद्ध हुआ था, वीर विनोद का जो श्यामलदास वीर विनोद का जो ग्रंथ है उसका लेखक है श्यामलदास, के अनुसार सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1439 में। तो ध्यान रखना, सारंगपुर के युद्ध के बाद में जो सौतेला भाई था कुंभा का, उसका नाम था खेमकरण। खेमकरण क्या कर लेता है? सादरी पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो सादरी पर अधिकार कर लेता है और कुंभा उसको पराजित कर देता है, किसको? खेमकरण को। और इससे नाराज होकर खेमकरण कहाँ चला जाता है? तो खेमकरण किसके दरबार में जाता है? महमूद खिलजी फर्स्ट के दरबार में। ये भी लिख लो। दूसरा कारण की बात करें, दूसरा तात्कालिक कारण की बात करें तो देखो, सारंगपुर के युद्ध के बाद, सारंगपुर के युद्ध के बाद कुंभा का सौतेला भाई खेमकरण, क्या नाम था? खेमकरण सादरी पर अधिकार कर लेता है। सादरी पर अधिकार कर लेता है। सादरी पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। सादरी पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अब देखो, कुंभा खेमकरण को पराजित कर देता है, जीत कर देता। तो पराजित खेमकरण क्या होता है? पराजित खेमकरण महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में चला जाता है। महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में चला जाता है। एक बार वापस देख लो, कुंभा मेवाड़ और मालवा संघर्ष के बारे में, दोनों आपसी पड़ोसी थे, दोनों ही राजनीतिक महत्वाकांक्षी थे। बात करें तीसरा कारण की बात करें तो होशंग शाह मंत्री शासक थे कहाँ के? मालवा के। उनका मंत्री था महमूद खिलजी फर्स्ट, जो होशंग शाह के पुत्र उमर खां को पदच्युत करके शासक बन जाता है कहाँ का? मालवा का। और उमर खां कहाँ जाते हैं? उमर खां कहाँ आ जाता है? तो राणा कुंभा के दरबार में आ जाते हैं। राणा कुंभा द्वारा शरण देना किसको? उमर खां को। जो तात्कालिक कारण क्या था? तो चाचा के पुत्र एक्का और महपा पंवार को किसके द्वारा शरण देना? महमूद खिलजी फर्स्ट को शरण देना। और अपन बात करें सारंगपुर के युद्ध के बाद में, खेमकरण किसकी शरण में चला जाता है? महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में चला जाता है। खेमकरण कौन था? तो महाराणा कुंभा का सौतेला भाई था, जो कि सादरी पर अधिकार कर लेता है सारंगपुर युद्ध के बाद में। अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट सारंगपुर के युद्ध की बात करते हैं। हम बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। ठीक है, सारंगपुर कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं ये सारंगपुर के युद्ध की बात करते हैं। वीर विनोद जो कि किसका है? श्यामल दास का के अनुसार यह युद्ध कब हुआ? 1439 में हुआ। 1439 में हुआ। अपने को इतना से ध्यान रखना। देखो, ये सारंगपुर का युद्ध किस किन के मध्य हुआ? दो के मध्य हुआ। एक तो देखो, मालवा का शासक कौन था? मालवा के शासक थे महमूद खिलजी फर्स्ट। इधर बात करते हैं कौन? इधर थे कुंभा, महाराणा कुंभा।
जीत किसकी हुई? महाराणा कुंभा की क्या हुई? जीत हुई। हार किसकी हुई? तो महमूद खिलजी की क्या हुई? हार हुई। ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में ध्यान रखना, इस विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ, जिसे अपने विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया। अपन बात करते हैं विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया। विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित था, विजय की स्मृति मनाया था, इसलिए विजय स्तंभ है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा ने करवाया। कब कराया? तो 1440 से लेकर 1448 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। इसके उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में अपन इसकी विजय स्तंभ की अपन बात करेंगे। जब मैं दुर्ग पढ़ाऊंगा, दुर्ग में जब स्थापत्य कला पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा कि 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। विष्णु स्तंभ, विजय स्तंभ भी बोलते हैं। इसे 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है। राजस्थान जो हिंदी मूर्ति कला का अजायबघर कहलाता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, इनके सबके बारे में अपन बात करेंगे, विजय स्तंभ के बारे में बात करेंगे अपन दुर्ग पढ़ेंगे तब। अभी इतना ध्यान रखना कि सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का और विष्णु कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया किसने? तो अपने ध्यान रखना किसने? तो महाराणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं इसको। हम लोग को एक चीज ध्यान रखनी है, महमूद खिलजी फर्स्ट क्या हो गए? हार गए। महमूद खिलजी फर्स्ट हार गए और इनको महमूद खिलजी फर्स्ट को ध्यान रखना बंदी बनाया गया। बंदी बनाया गया किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा बंदी बनाया गया, बाद में छोड़ दिया गया। ध्यान रखना, महमूद खिलजी फर्स्ट को बंदी बनाया गया, राजावत व्यवहार किया गया, जिस प्रकार एक राजा के साथ व्यवहार करता है उस प्रकार व्यवहार किया गया। और बाद में क्या हुआ? छोड़ दिया गया, कुछ पैसे लेकर के कुंभा द्वारा महमूद खिलजी फर्स्ट को छोड़ दिया गया। अब आगे आज चलते हैं। अब देखो, अब सारा महमूद खिलजी फर्स्ट को क्या छोड़ दिया गया? किस बंदी बनाकर के? किसके द्वारा? कुंभा द्वारा। महमूद खिलजी फर्स्ट चुप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। वो क्या करता है? चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है, लेकिन असफल आक्रमण करता है। कुंभलगढ़ पे आक्रमण करता है, असफल आक्रमण करता है। फिर बारासमंद में एक बाण माता की मूर्ति, जो बाण माता है, बाण माता का मंदिर है, तो बाण माता मंदिर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और वहां का जो संरक्षक होता है दीप सिंह अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ क्या हो जाता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और बाण माता की मूर्तियों को, जो किसको? बाण माता की मूर्ति को मांस बेचने वाले को बांट देता है, दे देता। कौन दे देता है? बाण माता की मूर्ति की तोड़ करके मांस बनाने वाले को दे देता है। कौन देता है? महमूद खिलजी फर्स्ट मांस तोड़ने के लिए दे देता है। उसके बाद में महमूद खिलजी फर्स्ट मांडगढ़ पर अधिकार करता है, मांडगढ़ पर आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? मांडगढ़ पर 3 बार आक्रमण करता है, 1446 और 1455 पे। कितनी बार आक्रमण करता है? 1446 और 1455 पर 3 बार आक्रमण करता है। अपन बात करते हैं कि अजमेर पर आक्रमण करता है। कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट अजमेर पर आक्रमण करता है। अजमेर का शासक था गजाधर सिंह था। गजाधर सिंह को पराजित कर देते हैं। और कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। और उसकी जगह नियामतुल्लाह खां को क्या कर देते हैं? वहां का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। और जो अजमेर का किला था वो किसके नियंत्रण में आता था? पहले कुंभा के नियंत्रण में आता था। और जो नियामतुल्लाह खां को किसकी उपाधि दी थी? सैफ खां की उपाधि दी थी। ध्यान रखना। अपन बात करते हैं महमूद खिलजी द्वारा, महमूद खिलजी फर्स्ट द्वारा मेवाड़ पर किए गए आक्रमण। ठीक है, हम बात करते हैं पहला चित्तौड़गढ़ व महमूद खिलजी फर्स्ट द्वारा मेवाड़ पर किए गए आक्रमण थे। देखो, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ पर महमूद खिलजी फर्स्ट असफल आक्रमण करता है। क्या करता है? असफल। इस पे सफल नहीं हो पाता, असफल आक्रमण करता है।
करता है। दूसरा राजसमंद में, राजसमंद में बाण माता की मूर्ति, बाण माता जो कि इनकी क्या है, कुलदेवी, बाण माता की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को बांट, उसके पत्थर को कसाईयों को दे देता है, कसाईयों को दे देता है। ठीक है। बाण माता की मूर्ति की रक्षा करते हुए, बाण माता की मूर्ति की रक्षा करते हुए दीप सिंह अपने साथियों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त, लड़ते हुए क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट महमूद खिलजी फर्स्ट मांडलगढ़ पर 3 बार, कितनी बार, 3 बार, 1444, 1446 और 1455, 3 बार असफल आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, असफल आक्रमण करता है। बात करते हैं महमूद खिलजी फर्स्ट अजमेर पर आक्रमण कर गजाधर सिंह को पराजित कर वहां का प्रशासक नियामतुल्ला खां को बनाता है, नियामतुल्ला खां को बनाता है, नियामतुल्ला खां को बनाता है वह नियामतुल्ला खां को सैफ खां की उपाधि देता है, ठीक है। ध्यान रखना, महमूद खिलजी फर्स्ट कहाँ पर, अचलगढ़ दुर्ग पर भी, आबू पे भी, आबू लिख लो, माउंट आबू, पर आक्रमण करता है, लेकिन महमूद खिलजी फर्स्ट की सेना को मधुमक्खियों द्वारा भगा दिया जाता है। किसके द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा
भगा दिया जाता है, हाँ जाता है। ये प्रमुख प्रमुख आक्रमण थे किसके द्वारा? महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा। और बात करते हैं किसके द्वारा पहली बार चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है, जीत नहीं पाता। कहाँ पर? राजसमंद में बाण माता की मूर्ति को तोड़ करके कसैयों में बांट देता है। बात करते हैं बाण माता की मूर्ति को बचाने में दीप सिंह और अपने साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अजमेर के साथ गदाधर सिंह को पराजित करता है कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। और नियामतुल्ला खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है और नियामतुल्ला खां को सेफ खां की उपाधि देता है। और बात करते हैं आबू पर आक्रमण करता है, ठीक है, वहां पर लेकिन मधुमक्खियां थी, मधुमक्खियां द्वारा किसको? खिलजी की सेना को क्या कर दिया जाता है? भगा दिया जाता है। और भंवरातल नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? भंवरातल नामक स्थान पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अपन बात करते हैं, देखो महमूद खिलजी फर्स्ट किस पर? गागरोन के दुर्ग पे भी आक्रमण करता है। कब? 1444 में। मैं बता देता हूं इसके पहले मालवा का शासक था ओसंसा, वो 1423 पर गागरोन पर आक्रमण करता है। गागरोन का शासक था उस समय में अचलदास खिलजी। कौन था? अचलदास खिलजी। मैं जब बात करूंगा, जब लोक संत पढ़ाऊंगा, तब संत प्रताप सिंह या संत प्रताप सिंह पढ़ाऊंगा, जो बाद में लगे सत प्रताप सिंह पढ़ाऊंगा, तो उसका जो भाई थे अचलदास खिलजी। कौन थे? अचलदास खिलजी। अपन बात करते हैं, और जो अपन बात करते हैं मानव कुंभा की बहन थी, उसका नाम था लाला मेवाड़ी। क्या नाम था? लाला मेवाड़ी। जो लाला मेवाड़ी के भाई वो क्या थे? पति थे कौन? अचलदास खिलजी। अचलदास खिलजी पर 1423 में हुसैन शाह, मालवा का शासक था हुसैन शाह, वो आक्रमण करता है और अचलदास खिलजी क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और उनकी पत्नी लाला मेवाड़ी क्या करती है? तो जोहर करती है। तो 1423 में गागरोन दुर्ग में क्या हुआ था? पहला साका हुआ था। अपन बात करते हैं महमूद खिलजी की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं अपन? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी 1444 पर किस पे आक्रमण करता है? गागरोन दुर्ग पे आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? गागरोन पे आक्रमण करता है। उस समय गागरोन का जो शासक था वो था अचलदास खिलजी का पुत्र पालन सिंह। क्या नाम था? पालन सिंह। पालन सिंह शासक था। तो इधर कुंभा का जो सेनापति, तो कुंभा का क्या है? भांजा है। तो कुंभा क्या करता है? अपनी सेना भेजता है किसके द्वारा? धीरज शाह के सेनापतित्व में। धीरज शाह जो सेनापति के रूप में सेना भेजता है। कुंभा का जो सेनापति था धीरज देव के रूप में क्या होता है? सेनापतित्व के रूप में सेना भेजता है कौन? कुंभा। कहां पर? गागरोन दुर्ग पे। लेकिन क्या होता है? तब तक देर हो जाती है और पालन सिंह वहां पे क्या हो जाता है? साका हो जाता है। क्या हो जाता है? साका हो जाता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना कि मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट 1444 में किस पे आक्रमण करता है? गागरोन दुर्ग पे आक्रमण करता है। गागरोन दुर्ग का अधिकार कर लेता है और गागरोन दुर्ग का नाम रख के क्या बदल के क्या कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। क्या कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। तो लिखो एक बार, महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट गागरोन के शासक, गागरोन के शासक अचलदास खिलजी के बारे में जो बात थी वो मैं जब गागरोन दुर्ग पढ़ाऊंगा तब लिखवा दूंगा। अभी अपन को महमूद खिलजी फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। महमूद खिलजी फर्स्ट गागरोन के शासक पालन सिंह कौन थे? ये अचलदास खिलजी, दास खिलजी के पुत्र, अचलदास खिलजी के पुत्र थे कौन? पालन सिंह। पर आक्रमण करता है, वह पालन सिंह वीरगति को प्राप्त कुंभा ने धीरज देव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? धीरज देव के नेतृत्व में पालन सिंह की सहायता हेतु सेना भेजी। पालन सिंह की सहायता हेतु सेना भेजी। नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट।
महमूद खिलजी फर्स्ट ने 1444 में गागरोन को जीतकर उसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया। मुस्तफाबाद 1444 ईस्वी में गागरोन का दूसरा साका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ 1456 में, इतनी बार जीत नहीं पाया कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट ने जीत नहीं पाया, तो 1456 में क्या करते हैं, गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, और अपन बात करते हैं मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। दोनों ही क्या करते हैं, संधि करते हैं। कौन संधि करते हैं, चंपानेर की संधि करते हैं। किसके माध्यम से, महमूद खिलजी के मंत्री चांद खां बोलो या ताज खां, कुछ किताबें चांद खां बता दी, कुछ किताबें ताज खां बता दी। चांद खां और ताज खां के मध्यस्थता में दोनों क्या करती है, संधि करती है। और कि गुजरात के सारे का क्षेत्र जो तो क्या ले लेगा, गुजरात के सारे का क्षेत्र में जो मेवाड़ के समीप है, मेवाड़ से लगा हुआ है, वो तो किसमें मिला दिया जाएगा, गुजरात में। और मेवाड़ का जो छेबा क्षेत्र जो मालवा के समीप है या मालवा से मिला हुआ है, वो किसमें मिला लिया जाएगा, मालवा में मिला लिया जाएगा। लेकिन कुंभा क्या करता है, इन दोनों को इसकी सहारनपुर की जो क्या नाम, चंपानेर की संधि को विफल कर देता है। और बदनौर का युद्ध, जो बदनौर का युद्ध क्या, वो युद्ध क्या कहलाता है, बदनौर का युद्ध कहलाता है। और उसमें बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करा था कौन, कुंभा, इस विजय के उपलक्ष्य में। तो ध्यान रखना है कि चंपानेर की संधि विफल करने के उपलक्ष्य में कुंभा कौन से मंदिर का निर्माण कराता है, तो बदनौर प्रताप भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करा था। किसका निर्माण करा था, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कराता है, तथा बेराटगढ़ का निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराता है, बेराटगढ़ का निर्माण कराता है। इस युद्ध को बेराटगढ़ का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब हुई, 1456 में। ठीक है, अब देखो चंपानेर की संधि के बारे में बात करते हैं। चंपानेर की संधि गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह कुतुबुद्दीन साहब है मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य, मध्यस्थता किसने कराई थी, ताज खां या चांद खां। ठीक है, मध्यस्थता चांद खां या ताज खां द्वारा करेगी। इसके अंतर्गत, इस संधि के अंतर्गत मेवाड़ का वह क्षेत्र जो गुजरात से सटा हुआ है, मेवाड़ का वह क्षेत्र जो गुजरात से सटा हुआ है, गुजरात में मिला दिया जाएगा, वह मेवाड़ का वह क्षेत्र
जो मालवा से सटा हुआ है, मालवा से सटा हुआ है, मालवा से सटा हुआ है, मालवा में मिला दिया जाएगा, मालवा में मिला दिया जाएगा, दिया जाएगा। अब देखो इन दोनों ने संधि कर ली चांद खां के माध्यम से। अब ये क्या होता है, बैराटगढ़ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बैराटगढ़ का युद्ध बोल दो या बदनौर का युद्ध बोल दो, 1457 में। ठीक, अब देखो पूरा तो अपन बात करते हैं बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध बोल दो, बेराट का युद्ध बोल दो, बेराट का युद्ध। देखो कब हुआ, 1457 में। देखो कुंभा ने, किसने, कुंभा ने चंपानेर की संधि को विफल किया, वह चंपानेर की संधि को क्या कर दिया, कुंभा ने विफल कर दिया। वह बदनौर में बैराटगढ़, इसका बैराटगढ़ वह कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कराया, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। तो बदनौर में किसका, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये था कुंभा और मालवा संघर्ष या फिर मेवाड़ मालवा संघर्ष। अपन बात करते हैं अब मेवाड़ और नागौर संघर्ष। किसकी बात करते हैं, मेवाड़ और नागौर संघर्ष की बात करते हैं एक बार, यहां तक ठीक है। मेवाड़ नागौर संघर्ष, मेवाड़ का नागौर का शासक था, जब मैंने बताया था फिरोज खां। कौन था नागौर का शासक 1428 में, फिरोज खां। फिरोज खां को पराजित कर दिया था कौन, महाराणा मोक्कल। फिरोज खां के बाद में जो उसका जो भाई पुत्र था उसका नाम था फिरोज खां का भाई था उसका नाम था मुजाहिद खां। जो पुत्र था उसका नाम था शम्स खां। क्या नाम था, शम्स खां। तो जो फिरोज खां का पुत्र था शम्स खां को हटा करके कौन, मुजाहिद खां का शासक बन जाता है, तो नागौर का शासक बन जाता है। कहाँ का शासक बन जाता है, नागौर का शासक बन जाता है। अब बात करते हैं शम्स खां। शम्स खां किसके दरबार में आ जाता है, कुंभा के दरबार में आ जाता है। तो कुंभा की सहायता से शम्स खां क्या हो जाता है, पुनः नागौर का शासक बन जाता है। शम्स खां नागौर का शासक बन जाता है, लेकिन ये शर्त पे इस कुंभा के अधीनता स्वीकार कर लेता है और बाद में शम्स खां क्या कर लेता है, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। कुंभा कहता है कि नागौर का दुर्ग क्या नहीं करेगा, जीर्णोद्धार नहीं कराएगा। और जो नागौर पहले किसके अधीन आता था, गुजरात के अधीन आता था। तो जो गुजरात और मोक्कल की युद्ध हुआ था, अहमद शाह गुजरात का शासक था और मोक्कल के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें मोक्कल की पराजय हुई। तो पराजय के प्रमाण थे वो नागौर दुर्ग में थे। तो कुंभा द्वारा कहा गया कि भाई पराजय के, जो मेरे पिता के पराजय के प्रमाण मिटा दो। तो फिर ये दोनों नहीं मिटा पाया। बाद में शम्स का स्वयं को क्या कर देता है, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। इसलिए नागौर पर क्या करना पड़ता है, आक्रमण करना पड़ता है। किसको, महाराणा कुंभा को। और मैंने बताया था कुंभा जो शम्स का था, शम्स का क्या करता है, अपने जो शम्स का क्या करता है, अपनी पुत्री नग्गा देवी का विवाह किसके साथ करता है, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ कर देता है। तो कुतुबुद्दीन शाह क्या करता है, पहले तो हार गया था चंपानेर की संधि में, दोबारा आक्रमण करने आएगा किसमें, नागौर के शासक के साथ में। नागौर शासक शम्स के साथ वापस आक्रमण करने के लिए आएगा कौन, तो कुतुबुद्दीन शाह। अपन बात करते हैं मेवाड़ नागौर संघर्ष। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के बाद
शम्स खां, उसके पुत्र शम्स खां को पराजित कर फिरोज खां का भाई मुजाहिद खां नागौर की गद्दी पर बैठता है। 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 ठीक है, अब बात करते हैं शम्स खां कुंभा की सहायता से नागौर पर पुनः अधिकार कर लेता है। पुनः क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। पुनः अधिकार कर लेता है। ठीक है, देखो कुंभा नोट लगा लिख सकते हैं अपन, नोट कुंभा इस शर्त पर शम्स खां की सहायता करेगा ये पहली तो है शम्स खां नागौर दुर्ग का निर्माण नहीं कराएगा। दूसरा, महाराणा मोक्कल के गुजरात अभियान के दौरान हार के लेख कुंभा को सौंपेगा। कुंभा को क्या करेगा? सौंपेगा। बाद में कौन? शम्स खां का स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। स्वयं को क्या कर लेता है? स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। वह दोनों ही शर्तें नहीं मानता, अतः कुंभा नागौर पर आक्रमण करता है। कुंभा क्या कर लेता है? नागौर पर क्या कर लेता है? आक्रमण कर लेता है। अब देखो, अब नागौर पे क्या हो गया? आक्रमण हो गया। नागौर के शासक शम्स खां को पराजित करता है। अब शम्स खां क्या करता है? अपनी पुत्री नगा देवी का विवाह किसके साथ करता है? कुतुबुद्दीन शाह के साथ करता है। बाद में क्या होता है? कुतुबुद्दीन शाह और किसकी सेना? नागौर की सेना, संयुक्त सेना को कौन पराजित कर देता है? कुंभा पराजित कर देता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। शम्स खां
अपनी पुत्री नग्गा का विवाह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ कर देता है, कुंभा ने नागौर में गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया, संयुक्त सेना को पराजित किया, पराजित किया। ठीक है, संयुक्त सेना को क्या किया था, पराजित किया। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे, अपन बात करेंगे कोटा के शासक की। कोटा का शासक, कुंभा के समय में कोटा का शासक था सांडा और बूंदी का शासक था भाणा। भाणा क्या कर देता है, कोटा के शासक पे आक्रमण कर देता है। और कोटा के शासक ने किसके दीनता स्वीकार कर रखी थी, कुंभा ने के दीनता स्वीकार कर रखी थी। बाद में कुंभा उसको क्या कर देता है, पराजित कर देता है। किसको, भाणा को पराजित कर देता है। अब हम बात करेंगे जो आबू के शासक थे। आबू के शासक थे, सिरोही के शासक था सहसमल और आबू का शासक था कुंतन देव। कुंतन देव को दोनों को क्या करता है, पराजित करता है। कौन, कुंभा पराजित करता है। और हम बात करते हैं कुंभा की। मेवाड़ हाड़ौती संघर्ष, मेवाड़ हाड़ौती संघर्ष, हाड़ौती संघर्ष। कुंभा के समय कोटा के शासक थे भाणा। वह बूंदी के शासक कोटा के शासक सांडा और बूंदी के शासक भाणा थे। भाणा ने कोटा के शासक सांडा पर आक्रमण कर दिया। सांडा कुंभा की सहायता से भाणा को पराजित कर देता है। आबू का शासक था कुंतन देव। कौन था आबू का शासक, कुंतन देव। तो कुंतन देव था। और इधर गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना को पराजित कर देता। कौन, कुंभा। तो एक चोर और लिख लो चीज, ये तो हो गया आबू हाड़ौती संघर्ष। आबू विजय, कुंभा ने आबू के शासक थे कुंतन देव वह गुजरात के शासक क्या नाम था, कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना को पराजित किया। दूसरा बात करते हैं आबू मेवाड़ सिरोही संघर्ष। कुंभा के समय कारण की बात करते हैं।
तो देखो सिरोही के देवड़ा शासक थे, सिरोही के देवड़ा शासक सहसमल ने, इसने सहसमल ने मेवाड़ के कुछ गांवों को छीन लिया, गांवों को सिरोही में मिला लिया। किसमें मिला लिया? सिरोही में मिला लिया, मिला लिया। दूसरा कारण, सहसमल कमजोर शासक थे, तथा बाहरी आक्रांताओं से लड़े बिना अधीनता स्वीकार कर लेते थे, अधीनता स्वीकार कर लेते थे, अधीनता स्वीकार कर लेते थे। अतः कुंभा के लिए कमजोर कड़ी थे, कमजोर कड़ी थी। ठीक है, देखो कुंभा ने नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी वह सहसमल को पराजित किया, सहसमल को पराजित किया। ठीक है, ये थे कुंभा के प्रमुख सैन्य अभियान। अपन उसके बाद में बात करेंगे साहित्य, कल बात करते सांस्कृतिक चीज़ों की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। किसमें करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।